यहाँ से नए विचार निकल कर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाजार इतना बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत सारे श्वेत अंतराल नहीं हैं। और ये पूरी तरह से मेरे 2 पैसे हैं वैसे तो। और अधिकांश प्रतिभाएं बेहतर वेतन वाले, ऐसा कहें कि जोखिम मुक्त करियर पथों में बंद है। उनका नाम है जेके खलील। जेके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और पाकिस्तान के साथ मास्टरकार्ड के महाप्रबंधक हैं। क्या आपने खुद कुछ शुरू करने के बारे में नहीं सोचा है? मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर हाँ होगा, जैसे कि 20,000 बार। हाँ, जब मैं युवा था। बिल्कुल, यही मेरा तात्पर्य है। जब आप युवा थे, यानी अब आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पास वह जोखिम लेने वाली क्षमता नहीं रही है जैसी पहले थी। आजकल आप भुगतान में क्या देख रहे हैं? और मैं इसे वापस लाऊंगा हमारे दुनिया के हिस्से में जहां आप रहते हैं, जीसीसी। मुझे लगता है कि आपको पता है कि उस जगह के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए है। दोस्तों, हम काउचनॉमिक्स के सीजन 3 में वापस आ गए हैं। ये थोड़ा सा ब्रेक रहा है और मुझे लगता है कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि आप जानते हैं, जो कुछ भी 6 या 7 एपिसोड के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, आज वह हमारा काउचनॉमिक्स सीरीज का 70वां आधिकारिक एपिसोड है। हमने इसके आसपास कुछ विशेष एपिसोड बनाए हैं। इस सीज़न मैंने एक तरह से कुछ उधार लिया है, और मैं उधार शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि ये पहले सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में उपयोग किया गया था। मैंने इस सीज़न के लिए व्यापक थीम उधार ली, जिसका नाम है विश्व स्तरीय वित्तीय प्रणाली का पुनर्निर्माण। मैंने बहुत सोचा कि मैंने वास्तव में इसे क्यों चुना, और कारण ये है, कम से कम मेरे जीवन काल में, या कम से कम वित्तीय सेवाओं के बारे में जो जीवन काल मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है हम एक अभूतपूर्व अवधि से गुजर रहे हैं जहां परिवर्तन हर ओर से आ रहा है। चाहे ये उभरती प्रौद्योगिकियां हों, नए व्यावसायिक मॉडल, नए प्रकार के प्रतिस्पर्धी जो उपभोक्ता के व्यवहार को बदल रहा हो, और नियामक बढ़ते चरण में एक बाजार निर्माता बन रहा है, न केवल एक नियामक। ठीक है, तो इसके साथ कहा जाता है आज पहला एपिसोड है, ये उद्घाटन एपिसोड है। मेरा एक प्यारा दोस्त है जिसको मैं कई वर्षों से जानता है, और वह पहले एपिसोड के लिए स्वयं को स्वयंसेवक बनाने के लिए सहमत हो गया है, तो मैं उसका स्वागत करना चाहूँगा। उनका नाम है जेके खलील। जेके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और पाकिस्तान के साथ मास्टरकार्ड के महाप्रबंधक हैं। मैं जेके को मुझे लगता है कि लगभग 4 से 5 वर्षों से जानता हूँ। आप जानते हैं, हमने कई बार साथ खाया है, कुछ चर्चाएं की हैं। मैं बहुत पहले ग्राहक के पक्ष में था, अब मैं परामर्श पक्ष में हूँ। हालांकि मैं उन्हें बहुत अक्सर परामर्श नहीं देता, लेकिन हम बीच बीच में बातचीत करते रहते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि एक बहुत हाल ही का त्यौहार जिसमें हमने भाग लिया, जेके ने मुझे एक बहुत ही रोचक कॉफ़ी पिलाई जिसमें मेरा चेहरा छपा हुआ था। तो उसके साथ जेके, काउच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं इस ऐतिहासिक काउच पर होने पर बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे महान लोग इस काउच से होकर गए हैं। ऐतिहासिक शब्द का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। मुझे कहना चाहिए, टीम ने स्टूडियो के साथ शानदार काम किया है। मुझे लगता है स्टूडियो ने कभी ऐसा नहीं देखा है। मुझे लग रहा है जैसे कि मैं लगभग एक लिविंग रूम में हूँ। और पता है क्या, ये वास्तव में आज सुबह मुझे बताया गया था, तो आप वास्तव में इसे देख रहे हैं जैसा कि मैंने इसे देखा। तो मेरा इनपुट इसमें शून्य है, सिवाय इसके कि हमने इस सीजन बैटमैन को मोनोपोली मैन से बदल दिया है। मैंने एक पोस्ट की थी कि वह क्यों है। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और मैं सोचता हूं कि हर बार जब कोई मास्टरकार्ड शब्द सुनता है और काउच को देखता है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस एपिसोड में शामिल होने वाले हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो आपके पास कहने को है। ठीक है, तो मैं पहला सवाल पूछने जा रहा हूं। जब मैं कहता हूं विश्व स्तरीय वित्तीय प्रणाली का पुनः निर्माण, तो आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत रोचक। पहली बात, वह विषय जो आपने चुना है, मेरा ख्याल है कि यह बहुत समयोचित है। देखिए, मुझे लगता है कि एक संगठन के रूप में हम कम से कम पिछले 1.5 दशक से, यदि अधिक नहीं तो, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे प्रतिबिंबित करने के लिए खुद को फिर से तैयार कर रहे हैं। और शायद अगर मैं एक कदम पीछे हटकर इसे विश्व स्तरीय दृष्टिकोण से देखूं, तो आप सही हैं। ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन है जिस तरह लोग भुगतान करते हैं। विशेष रूप से हमने इसे अंतिम, मैं कहूँगा 5 से 10 वर्षों में देखा है। अभी हाल ही के पिछले 5 वर्षों में मैं कहूँगा ये डिजिटल भुगतान की सबसे तीव्र गति रही है। वैसे भी हम अब देख रहे हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, लोगों ने पैसे उधार लेने का एक बहुत अलग तरीका अपनाया है, जिसे मैं समझता हूँ ये आत्मनिर्भर रूप से BNPL में काम कर रहा है। डिजिटल ऋण बाजार स्थल कैसे उग रहे हैं। और भी मेरे दिमाग में सबसे प्रेरक तत्व ये है कि नियामक कैसे कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो अधिकांशतः आप जानते हैं, पिछले शताब्दी या उससे अधिक समय तक नियामक बहुत पारंपरिक रहे हैं और वे चीज़ों को एक बहुत ही सामान्य तरीके से सुलझाते हैं। और अब वे चीज़ों को जिस तरह से कर रहे हैं, और विशेष रूप से दुनिया के कुछ हिस्सों में, उदाहरण के लिए हम उनमें से एक बनने के लिए धन्य हैं। नियामक लगभग, मेरा मतलब है बिना उद्धरण उद्धृत करें, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, है ना? या आप जानते हैं, निजी क्षेत्र के साथ सहयोग।
नवाचार को नियमित करने के साथ साथ कभी कभी उन बाजारों को बनाने में भाग लेने के मामले में, जैसा कि आपने उल्लेख किया। और मुझे लगता है कि री-आर्किटेक्टिंग में आखिरी बड़ी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से जहां भी पैसा है वहां अपराध है। और अंतिम एक मैं कहूँगा कि वित्तीय अपराध के रोचक उदय का उदाहरण है। कल मैं एक बैंक में था और हम रिटेल के प्रमुख के साथ बातचीत कर रहे थे और वह मूल रूप से अधिकृत वित्तीय अपराध, अधिकृत धोखाधड़ी के बारे में बात कर रहे थे। तो आप धोखाधड़ी करने वाले को अपने जेब में और अपने डिजिटल बटुए और बैंक खातों में आने देते हैं और अपनी ओर से लेन देन करते हैं, जो बहुत डरावना है। जाहिर है इसमें AI का बड़ा हाथ है। तो मैं सोचता हूँ ये कुछ बड़े विषय हैं जिन्हें हम विश्वस्तरीय रूप से देख रहे हैं। एक मास्टर कार्ड दृष्टिकोण से हम उस दिशा में घूम रहे हैं। जाहिर है मैंने AI का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि हर कोई जानता है कि AI हर चीज़ में कटौती कर रहा है। ये सिर्फ वित्तीय सेवाएं नहीं है ना? तो मेरे लिए ये एक अंतर्निहित धारा की तरह है जो पार कर जाती है। और डाटा भी ऐसा ही है। मेरा मतलब है डेटा AI की ओर पहला कदम है। और क्लाउड डेटा, जाहिर है ये सभी एक साथ आ रहे हैं, ये सभी शक्तियाँ एक साथ आ रही हैं। और जैसे कि मास्टर कार्ड ने इसे देखा है, आपके बिंदु के अनुसार 10 साल पहले जब हमने एक योजना से एक प्रौद्योगिकी कंपनी में अपने संक्रमण की घोषणा की थी, हमें उनमें से प्रत्येक ट्रैक का पीछा अलग से शुरू करना पड़ा था। हम कैसे नई धाराओं में शामिल होते हैं, चाहे वह BNPL पर हो, चाहे वह B2B पर हो, चाहे वह SMI पर हो, और लोग कैसे भुगतान करते हैं, आरण लेते हैं, पूंजी प्राप्त करते हैं, आप जानते हैं पूंजी प्राप्त करते हैं आदि। नए क्षेत्रों, विशेष रूप से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र और नियामकों को शामिल करना, क्योंकि हमें एहसास है कि वे उत्प्रेरित करने में कितने महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से नए बाजारों में। जैसे यदि आप UAE के बारे में सोचते हैं, जो एक बहुत ही विकसित बाजार है, तो सऊदी में हमारी कम से कम 1 दशक या 2 दशक लंबी साझेदारी रही है। हमारी नियामकों के साथ एक बहुदशकीय साझेदारी रही है। लेकिन नए बाजारों में नियामक अब उनकी भूमिका के महत्व को समझ रहे हैं और इसलिए अब हम ऐसे नियामकों के साथ नई बातचीत शुरू कर रहे हैं और उन साझेदारियों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि बिना उनके, आप जानते हैं, यह एक बहुत अस्पष्ट भविष्य बनाता है। बस ऐसा ही कह दें। बिल्कुल, ये ऐसा ही है। तो JK, आपने चर्चा को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन 1 दशक पहले जब माइकल मेबाच यहाँ व्यापक क्षेत्र चला रहे थे, तब मैं वास्तव में मास्टर कार्ड के लिए परामर्श देने के लिए आया था और हमने एक मास्टर कार्ड रणनीति विकसित की थी। मुझे नहीं पता कि ये 3.0 था या 4.0, और उनमें से बहुत सारे विषय जो लगभग 1 दशक या 12 साल पहले के हैं, मुझे सही समय नहीं पता, वास्तव में आज फलीभूत हो गए हैं। ठीक, तो मैं जो प्रयास करने जा रहा हूं वह यह है कि हमारी चर्चा को विभिन्न प्रकार की बाल्टियों में विभाजित किया जाए, जिन्हें आपने वास्तव में बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है। हम थोड़ा बहुत डिजिटल भुगतानों के बारे में बात करेंगे, ठीक, और डिजिटल भुगतानों के भीतर कुछ मेगा ट्रेंड्स की तीव्रता के बारे में। उदाहरण के लिए, मैं संपर्क रहित पर आपके विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ठीक, हम बात करेंगे कि कैसे, आप जानते हैं, भुगतान और आरण देने के बीच लाइनें धुंधली हो रही हैं। और BNPL एक शानदार उदाहरण है, क्योंकि कोई 2 लोग भी BNPL को एक ही भाषा में परिभाषित नहीं करते, हालांकि यह एक 200 वर्ष पुरानी अवधारणा है। ठीक, मास्टर कार्ड वास्तव में इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, इस संबंध में आपके विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। काम करने के संदर्भ में न केवल नियामकों के साथ हम उस पर आएंगे, बल्कि फिनटेक के साथ भी, फिनटेक, पेटेक इत्यादि, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। और आप उन्हें कैसे देखते हैं, चाहे वे मित्र हैं, शत्रु हैं या मित्र शत्रु। और अंत में मुझे लगता है हम जो करेंगे वह ये है कि हम 2024 और 2025 में इस क्षेत्र में क्या उम्मीद की जाए, इसके बारे में थोड़ा और आगे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अगर आपके साथ ठीक है तो चलिए डिजिटल भुगतान में डाइव करते हैं। ये मेरा दृष्टिकोण है। दुर्भाग्यवश पिछले लगभग 5 से 10 वर्षों में जो सबसे बुरी चीज़ हो सकती थी, जो महामारी थी, वास्तव में डिजिटल भुगतानों के लिए सबसे बड़ा उपहार था। अब डिजिटल भुगतान आ चुके हैं। भुगतान में कुछ बहुत रोचक चीज़ें हो रही हैं, है ना? आपके पास तेज भुगतान है ना? UPI एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, आप जानते हैं हमने UAE में ANI लॉन्च किया है। सऊदी में भी कुछ ऐसा ही है ना? आपको अपना स्थिर मुद्रा मिल गया है, जो आप जानते हैं अपने पैर जमा रहा है, विशेष रूप से सीमा पार भुगतान पक्ष में। और फिर हमारे पास CBDCs जुड़ना, ये बड़ा विषय है ना? तो चलिए पहले तेज भुगतान के साथ शुरू करते हैं। आप JK और मास्टर कार्ड कंपनी तेज भुगतान को किस ओर जाते हुए देखते हैं? आप तेज भुगतान को किस ओर जाते हुए देखते हैं? तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है अर्जुन, क्योंकि जब हमने शुरू में बात करना शुरू किया था, मेरा मतलब है आप शायद ये जानते होंगे, हमने 2015 या 2016 में वोकलिंक खरीद था, जब हमने सोचा था कि तेज भुगतान की कोई भूमिका होगी, खास तौर पर उन अर्थव्यवस्थाओं को उत्प्रेरित और डिजिटल बनाने में जो छलांग लगाना चाहती थीं। क्योंकि इसके बारे में सोचिए, मतलब ये नहीं है कि डिजिटल खाता से खाता वास्तविक समय भुगतानगत दशक में बनाए गए थे, वे वहीं आसपास थे।
मेरा मतलब है बहरीन में यह लगभग 15 या 20 वर्षों से है। तो ये वहाँ था, तकनीक उपलब्ध थी, संभवतः इसे बेचा नहीं गया है या इसका बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण नहीं किया गया है, और वाकई निष्पक्ष होने के लिए कई विनियामकों ने इसे प्राथमिकता नहीं दी थी या इसके लिए बैंडविड्थ नहीं थी, इसकी कई बाजारों में आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब इसे विश्व स्तर पर गति मिलनी शुरू हुई तो हमें यह एहसास होने लगा कि यह या तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके पास वास्तव में वास्तविक समय भुगतान है या लंबे समय से वास्तविक समय के करीब भुगतान है, जैसे कि अमेरिका, नॉर्डिक्स आदि, और हम वास्तव में इसे आगे बढ़ाना चाहते थे। वास्तविक समय में आप जानते हैं एक प्रकार का त्वरित भुगतान स्तर, या ये अर्थव्यवस्थाएं थीं जो छलांग लगाने की कोशिश कर रही थीं, है ना, जैसे कि वियतनाम या फिलीपींस, जो वास्तविक रूप से बस नकद से बिल्कुल डिजिटल बहुत छोटे समय के अंदर जाना चाहते थे। और जैसा कि आप जानते हैं यह विमुद्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें उनके अंतर्निहित घरेलू समाधान शामिल हैं। जब हम उसमें शामिल हुए तो हमने उन दो ट्रेंड को देखना शुरू कर दिया, है ना। विकासशील बाजार, वास्तव में विकासशील बाजार छलांग लगाना चाहते हैं। विकसित बाजार बस लिफाफे को शून्य वास्तविक समय भुगतान की ओर धकेल रहे थे, एक प्रकार का। हालांकि यह दिलचस्प है कि उन दो अर्थव्यवस्थाओं में एक ही चीज़ के लिए उपयोग का मामला हल नहीं हुआ और इसके समाधान का पैमाना बहुत अलग था। तो बहुत विकसित बाजारों जैसे अमेरिका में ये वास्तव में एक वृद्धिशील तकनीक है, क्योंकि अधिकांश लोग पहले से ही बैंकिंग व्यवस्था में शामिल हैं। वित्तीय समावेशन बहुत उच्च है, लोग इसे बस एक अतिरिक्त रेल के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये बस एक नया घोड़ा एक नए दौरे के लिए है और यह एक बहुत विशिष्ट उद्देश्य की सेवा करता है। अमेरिका में आप वास्तविक समय में $2,500 या इसके आसपास से अधिक के लिए अकाउंट टू अकाउंट भी नहीं कर सकते हैं। फिलीपींस या अन्य बाजार के मामले में जब हम उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बात करते हैं, वे वित्तीय समावेशन शब्द का उपयोग करते हैं। और मेरा पहला सवाल है, लेकिन आपकी बैंकिंग पहुंच कितनी है? क्योंकि यदि आपकी बैंकिंग पहुंच 20 या 30% है तो ये वास्तव में वित्तीय समावेशन नहीं है, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट का मतलब है कि आपके पास एक खाता है। तो यदि आपके पास खाता नहीं है तो आप वास्तव में वित्तीय समावेशन नहीं कर रहे हैं, और फिर आपको ऑनबोर्डिंग और केवाईसी और वास्तव में खाता खोलने का समाधान करना होगा, और इसलिए आप जानते हैं बैंकों को भाग लेना होगा या फिर कुछ और सच होना चाहिए। अब यहीं पर मुझे लगता है कि उभरते बाजारों ने संघर्ष किया है और कुछ उभरते बाजारों ने दक्षिण पूर्व एशिया की तरह अकाउंट टू अकाउंट प्लेटफॉर्म पर डिफ़ॉल्ट वॉलेट को मजबूर करके इसे हल कर लिया है। मैं यहाँ जीसीसी में भी ये ट्रेंड देख रहा हूँ जहाँ वे वित्तीय समावेशन को इसके लिए एक नैरेटिव के रूप में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे अधिक विकसित बाजारों के करीब देख रहा हूँ जहाँ यह एक और रेल बनने जा रही है। ये कुछ प्रवाहों को सुगम बनाएगा, ये कुछ उपयोग के मामलों को आकर्षित करेगा, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये वास्तव में निर्भर है, जैसा कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बाजार के संदर्भ पर, बैंकिंग पहुंच पर और आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता पर, लेकिन उपभोक्ता पर भी। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है, और फिर ठीक है, मेरे पास इस पर एक दृष्टिकोण है कि मुझे लगता है कि तेज़ी से भुगतान कहाँ जाएगा, वित्तीय समावेशन होगा या नहीं। मुझे लगता है कि जब आप इनमें से कुछ ट्रेंड्स को जोड़ना शुरू करते हैं तो ये बहुत रोचक हो जाता है। आप जानते हैं, तो एक खाता से खाता भुगतान के मामले में तेज़ भुगतान है। इसके अलावा P2P स्पष्ट रूप से P2M की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तो ये एक विकल्प बन जाता है। दूसरा, इन तेज भुगतान नेटवर्कों की संख्या को राष्ट्रीय आधारिकता प्रदाताओं द्वारा निर्मित किया जा रहा है। फिर ये राष्ट्रीय भुगतान आधारिकताएं फिर एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से जुड़ने लगती हैं, और फिर अचानक तेज भुगतान का सीमा पार उपयोग का एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। हाँ, हमने इसके बारे में सोचा था, तो ये एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य है। तो बस मुझे आपके P2M पर टिप्पणी करने दीजिए। आप सही हैं, और हमने जो देखा है, उदाहरण के लिए चलिए ब्राइक्स लेते हैं। जो हमने देखा है वह है, हाँ, ये P2M की लंबी पूंछ को हल करता है। छोटे व्यापारी जो आवश्यक रूप से बैंक से जुड़े नहीं हैं या लेन देन नहीं करना चाहते हैं, आप जानते हैं उनकी दुकानों में POS टर्मिनल चलाने की लागत बहुत महंगी है, और टिकट के आकार को जायज़ नहीं ठहराइए। ये बहुत सरल है। P2M पर उपयोग का मामला हो सकता है, और ये मेरे लिए वित्तीय समावेशन शुरू करने का एक बढ़िया तरीका है। हालांकि यह अंत नहीं होगा, क्योंकि अंत में जैसे जैसे आप अधिक डिजिटल भुगतान प्राप्त करने लगते हैं, आपकी आवश्यकताएं अधिक जटिल हो जाती हैं और आप अधिक जटिल चीज़ों की ओर अग्रसर हो जाएंगे, शायद POS टर्मिनल या ई-कॉम तरह के समाधान। और आपको पता है, स्पष्ट रूप से आपको पता है, मैं कहूँगा कि आर्थिक विकास के साथ आवश्यकताएं अधिक परिपक्व हो जाएंगी और फिर आप अवधारणा की परिपक्वता दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसने ब्रिक्स के मामले में भी बहुत अधिक वित्तीय अपराध को आकर्षित किया है। हमने और भी बहुत कुछ देखा है, और लोग इसे ध्यान नहीं देते क्योंकि वे चित्र की सकारात्मक ओर देखते हैं, और यह वास्तव में एक बहुत बड़ी सकारात्मक चित्र है। मैं इसे कमज़ोर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि इनमें से बहुत सारे, क्योंकि वे स्वदेशी हैं, वे मानकों के अनुसार नहीं बनाए गए हैं।
मेरा मतलब है, आपकी बात के अनुसार कोविड के दौरान डिजिटल भुगतान को बहुत तेज़ी से अपनाने का कारण ये है कि जो डिजिटल भुगतान चैनल अपनाए गए थे वे पहले से ही विश्वसनीय चैनल थे। ठीक, अब हम नए रूप, नए वैकल्पिक भुगतान, डिजिटल वैकल्पिक भुगतान विधियों का परिचय दे रहे हैं जो नए हैं, और वे इस डिजिटल प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे कमज़ोर कड़ी होंगे। और यहीं पर धोखाधड़ी का हमला होने वाला है। आप जानते हैं, ये धोखाधड़ीकारियों के लिए पहला ठिकाना होगा। सोचा इस तरफ है। मुझे लगता है आपका दूसरा विचार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह बहु बाजार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को चलाने की जटिलता को ध्यान में नहीं रखता। आप जानते हैं, बहुमुद्रा भुगतान प्रणाली। मेरा मतलब है कि हम विश्व स्तर पर 210 मुद्राएं संचालित करते हैं और हम लगभग 24 घंटों में अपने खजाने की प्रणाली में एक अतिरिक्त मुद्रा जोड़ सकते हैं। ये इतना सीधा नहीं है। हम बहुराष्ट्रीय हैं, इसलिए डिज़ाइन के द्वारा हमें इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, संरचित किया जाता है जिससे नई मुद्राएं सक्षम हो सकें। कौन एक बहुबाजार, बहुमुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक समय भुगतान प्रणाली चलाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि यह असंभव है, मैं कह रहा हूं कि इसके लिए एक मामला हो सकता है। मैं नहीं सोचता कि सरकारें ऐसा करने में सक्षम होंगी, क्योंकि डिज़ाइन के अनुसार सरकारें अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। डिज़ाइन के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो मैं सोचता हूं कि निजी क्षेत्र के पास वहां भाग लेने का अभी भी अवसर है। मुझे लगता है कि एक बड़ा हिस्सा वही होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन आगे आता है, क्योंकि हम इसे हमेशा मास्टर कार्ड में बात करते हैं। क्या यह खाता से खाता के लिए एक नेटवर्क का नेटवर्क जैसा होना चाहिए? मुझे यकीन है कि एनपीसीआई में भी ऐसी ही बातचीत हो रही है। मुझे यकीन है कि हमारे कई प्रतिस्पर्धियों में कुछ वार्तालाप हो रही होगी, और हमारे प्रतिस्पर्धी बहुत सारे हैं। मेरा मतलब है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका प्रतिस्पर्धी मास्टर कार्ड में कौन है। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर कार्ड में हमारा प्रतिस्पर्धी कौन नहीं है। साथ ही आप जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी रेलों में काम करते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक आम सवाल है। मैं सोचता हूं कि जूरी अभी बाहर है। मुझे लगता है कि यह कहना इतना आसान नहीं होगा कि सरकारें ऐसा करने में सक्षम होंगी। तो फिर असली सवाल यह है कि किसके पास अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सुविधाजनक बनाने और जीतने का अधिकार है। मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ूंगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसे यहाँ छोड़ना एक अच्छा विचार है, और मुझे लगता है कि हम आज इसका समाधान नहीं निकालने जाएंगे। हम समाधान की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपका विचार सुनना चाहता था। मेरा दृष्टिकोण बहुत ही अलग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक बहुत दिलचस्प अवधारणा लेकर आए हैं, जो है सरकार और धन प्रवाह। और चाहे पसंद हो ना हो, हमें CBDCs की ओर बढ़ना होगा, है ना? क्योंकि आप जानते हैं, जो लोग CBDCs या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को समझते हैं जैसा कि वे जाने जाते हैं, वे दो अवतार हैं। एक है खुदरा, दूसरा है थोक। यदि मैं कोई पद लेता हूं तो मेरी विनम्र राय, मैं अभी भी खुदरा CBDC के साथ संघर्ष कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि वही चुनौतियां वास्तव में मौजूदा तंत्रों द्वारा हल की जा सकती हैं। मैं प्रोग्राम योग्य फेट नामक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जा रहे हैं। और फिर थोक पक्ष है, जो मुझे लगता है, अगर मैं कह सकता हूं तो इसकी अधिक आवश्यकता है। और फिर वहां अंतर्राष्ट्रीय खेल है थोक के लिए। आपकी स्थिति CBDCs पे क्या है? आप उन्हें कितनी तेजी से आते हुए देख रहे हैं? आप किस प्रकार के उपयोग के मामलों को देख रहे हैं जो अपनाए जा रहे हैं? और आप इस तरह की भविष्य की दुनिया में निजी खिलाड़ियों की क्या भूमिका देखते हैं, यदि कोई हो, जहां CBDCs एक हिस्सा बन जाते हैं? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन शायद पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और जिस बहुध्रुवीय दुनिया में हम आज रह रहे हैं उसके संदर्भ में यह शायद एक बहुत ही मान्य सवाल है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या देख रहे हैं। मैं इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूं। सच बताऊं तो इस क्षेत्र में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, लेकिन साथ ही मैं देख सकता हूं कि इस तरह की अवधारणा को एकमत से अपनाए जाने को लेकर काफ़ी घर्षण हो रहा है, कम से कम एकमत से बहुत दूर। फिर भी दो चीज़ें जो हमने देखी हैं, एक है जब हम उन बहुत से केंद्रीय बैंकों से बात करते हैं जो CBDCs की अवधारणा का अन्वेषण करना चाहते हैं, सबसे पहले आमतौर पर वे हमारे पास आते हैं, न कि दूसरी ओर। हम उस अवधारणा को धकेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे हमारे पास आते हैं। हम समझने में विफल होते हैं, वे वास्तव में वो चीज़ व्यक्त करने में विफल होते हैं जो वे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकांश समय, कुछ बार हमने इसे देखा है, ये एक तरह से पायलट के रूप में काम कर रहा है, और मुझे यकीन है कि हर किसी ने इसे देखा है। वह B2B प्रवाहों के आसपास है, B2B या G2G प्रवाहों के बारे में है, और ये कुछ गलियारों में बहुत विशिष्ट रहा है। ये बहुत ही रणनीतिक है, राष्ट्रीय एजेंडे समझ में आ रहे हैं। लेकिन फिर बहुत बार आपको इन दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार के संतुलन को देखना भी होगा। ये कितना अर्थपूर्ण होगा? आप जानते हैं, जैसे कहते हैं, मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही है कि इसका क्या अर्थ होगा। उदाहरण के लिए UAE भारत के संदर्भ में, जहां व्यापार संतुलन पूरी तरह से एक पार्टी के पक्ष में है, इसलिए यह अभी तक मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। मैं राष्ट्रीय रणनीतिक अनिवार्यताएं समझता हूं जो इन चर्चाओं को चला रही हैं।
मान लीजिए मुझे अभी भी एक स्केलेबल उपयोग का मामला देखना बाकी है। मास्टरकार्ड के दृष्टिकोण से यदि ये हमारे लिए स्केल नहीं करता है, मैं इसे कमज़ोर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं। हमें बड़े पैमाने पर नवाचार को अपनाने में सक्षम होने की ज़रूरत है। हमारे लिए एक बार का काम करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, और मैं सहमत हूँ। और मुझे नहीं लगता कि CBDCs आ रहे हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तेज भुगतान और CBDC जैसी सभी अच्छी चीज़ों को छोड़ कर चलिए वास्तविक बात करते हैं। आप भुगतान में आज क्या देख रहे हैं? और मैं इसे दुनिया के हमारे उस हिस्से में वापस लाऊंगा जहां आप रहते हैं, GCC। कुछ दिलचस्प चीज़ें क्या हैं जिन्हें आप घटित होते हुए देख रहे हैं? जिसे मैं लघु नवाचार कहता हूं, उसे आप कहां घटित होते हुए देखते हैं? दिलचस्प बात क्या हो रही है? तो पहली चीज़ जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि ये एक हाइप है और मैं सोचता हूं चलिए इसे जल्दी से हटा देते हैं। B2C फिनेटेक को लेकर एक हाइप रहा है और इसे साबित किया गया है कि ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, दुनिया के इस भाग के नियामक B2C के लिए इसे बहुत आसान नहीं बनाते हैं और मैं उचित रूप से ऐसा सोचता हूँ। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसे आजमाया है, उन्होंने सचमुच कुछ अच्छे उत्पाद बनाए, उनमें से कई ने संघर्ष किया है। मुझे लगता है कि दूसरा हिस्सा, मैं एक बांस प्रदाता बनना चाहता हूँ, मैं एक प्रौद्योगिकी प्रदाता बनना चाहता हूँ, की ओर बढ़ रहा है। मैं सोचता हूँ ये बहुत परिपक्व बात है और सवाल ये है कि क्या आपके पास कुछ अलग है जो आप पेश कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एक बड़ी फिनेटेक नहीं कर सकती है। जैसे यदि आप एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जो पेमेंटोलॉजी के पास नहीं है, तो आप क्या पेशकश कर सकते हैं आदि। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कुछ तरह के जैसे दिलचस्प, आप जानते हैं, उज्ज्वल स्थल। उदाहरण के लिए हमारे कुछ क्षेत्रीय खिलाड़ियों, प्रोसेसरों ने ऐसे समाधान भी बनाए हैं जिन्हें बैंकिंग को सेवा के रूप में या बैंक को फिनेटेक समाधान के रूप में चलाने के लिए तुरंत अपना सकते हैं। और मुझे कभी कभी अच्छा लगता है जब वे एक खंड जैसे SME पर वाकई ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने अभी अरीबा के साथ साझेदारी की है और वे जो करते हैं बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उन्हें एहसास है कि वे केवल जारीकर्ताओं और अधिग्रहणकर्ताओं के लिए एक तरह का मंच हैं। वे वास्तव में बैंकों को डिजिटल भुगतान में तेजी लाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके पास वास्तव में अच्छी तकनीक है जिसे वितरित करने में बैंकों को कठिनाई होती है, इसलिए वे इसे एक सेवा के रूप में पेश कर सकते हैं। हमने ऐतिहासिक रूप से नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ भी बहुत काम किया है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़ी फिनेटेक कंपनियां बैंकों को इस प्रकार की, आप जानते हैं, बहुत विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए मॉड्यूलर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। दूसरी चीज़ जो हमने फिनटेक पक्ष पर देखी है वह है B2B फिनेटेक। वे अभी भी आसपास हैं, है ना? मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने इसे अभी तक कुचल दिया है, लेकिन वे अभी भी आसपास हैं। उनके लिए जगह ढूंढना अभी भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फिर से उन्हें ऋणदाता के साथ खेलना पड़ता है और बैंक इस बिंदु पर नियामकों और B2C के साथ जो हुआ है उससे थोड़ा भयभीत हैं। आप जानते हैं हमने जो बहुत सारे KYC मुद्दे देखे हैं, तो B2B अभी भी आसपास हैं और मुझे लगता है कि हमारे लिए B2B से आने वाले अगले यूनिकॉर्न को देखने का एक बड़ा मौका है, या शायद B2C की तुलना में कुछ B2B का एकीकरण हो सकता है, ये निश्चित है। और फिर हम जो भी देख रहे हैं वो हैं साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कुछ दिलचस्प पहल जो काफ़ी आशाजनक प्रतीत होते हैं। उनमें से बहुत कम हैं, लेकिन जैसे आपको दुनिया और अन्य लोगों का विचार मिल जाएगा जो आकर शायद एक वास्तव में आश्वस्त करने वाला समाधान और सेवा प्रदान करते हैं जो कि खाली जगह में खेल रहा है। मैं वास्तव में अधिक पहचान, समाधान और खिलाड़ी देखना चाहता हूं। मैं दुनिया के इस भाग में इनमें से बहुत को नहीं देखता हूं। मैं जानता हूं कि यह अधिक कठिन है और संभवतः यहां उस स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र का थोड़ा आधिपत्य है, लेकिन मुझे लगता है कि उस स्थान के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए, आप जानते हैं। और मैं बस GCC के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं उभरते बाजारों के बारे में बात कर रहा हूं। अफ्रीका, मध्य पूर्व, शायद मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। मैं सोचता हूं वहां उस जगह पर एक अच्छा अवसर हो सकता है। नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये एक बहुत ही दिलचस्प वार्तालाप थी जिसे मैंने एक स्टार्टअप के साथ किया था, जिसमें वास्तव में एक सूडानी संस्थापक है और मैं यकीनी तौर पर जानता हूं कि आप फर्म का नाम जानते होंगे। मैं बस उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी चुनौती, उनका डर ये था कि उन्हें लगा कि ID स्पेस तेजी से एक राष्ट्रीय एजेंडा बनता जा रहा है। हाँ, ठीक है। और उनका डर था कि वे कुछ लॉन्च कर सकते थे, उसके पीछे बहुत सारा पैसा डाल सकते थे, और फिर आप जानते हैं बाएं क्षेत्र से बाहर एक सरकार UAPass++ अपने खुद के संस्करण के साथ आती है, अगर मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, और यह उन्हें सहभागी बनाने के लिए सभी प्रकार की चुनौतियां पैदा करता है। तो उनका तर्क ये है कि शायद हम प्रौद्योगिकी का निर्माण कर सकते हैं और इसे सरकार तक ले जा सकते हैं और सरकार निरीक्षण कर सकती है। लेकिन चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा उठाया है, तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं एक तरह से यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत एंजल निवेश में रुचि रखता हूँ। मैंने कई स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन किया है। मैं तेज़ी से दूर जा रहा हूँ और वास्तव में कई B2C खिलाड़ियों को लेकर चिंतित हो रहा हूँ। क्या आप जानते हैं?
क्योंकि उनमें से बहुत सारे उत्पाद क्षमताओं से लेकर वास्तव में केवल सुविधाओं तक पहुंच जाते हैं। ठीक, और मैं इसे अभी BNPL में देख रहा हूं। यात्रा के लिए किसी का BNPL, ठीक है, आप स्कूल वाले से किस प्रकार भिन्न हैं आप जानते हैं। ये नहीं है कि ग्राहकों की यात्राएं इतनी अद्वितीय होती हैं, आप जानते हैं। हाँ, आप जो आरंभ देते हैं वह अलग हो सकता है। हाँ, आप निश्चित अंडरराइटिंग अल्गो बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं आखिरकार ये मेरे लिए केवल सुविधाएं हैं। और अगर मैं ऐसा कहकर कुछ लोगों को परेशान किया हूं तो मुझे खेद है। तो यहां मेरा अनुमान है, बैंकों को नवीनीकरण की आवश्यकता है। और इसका कारण ये है कि फिनटेक ने जो एक काम किया है वह ये है कि उन्होंने न केवल उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बल्कि हम ग्राहकों को भी कुछ अलग करने के लिए जागृत किया है। ठीक, और हम उस अलग की आदत डाल चुके हैं। आप जानते हैं, अगर लोग कहते हैं कि केवल 5% डिजिटल बैंक वास्तव में पैसा कमा रहे हैं तो मैं सहमत हूं, लेकिन डिजिटल बैंकों ने जो किया है उसने अन्य सभी मौजूदा संस्थाओं को उसी प्रकार के संस्करण में सेवा प्रदान करना शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है। उनकी नवाचार की गति आमतौर पर बहुत बहुत धीमी होती है। आप जानते हैं, किसी बैंक को एक नई उत्पाद का परीक्षण, लॉन्च और वितरण करने में 18 महीने से 2 साल तक लग सकते हैं। इसलिए उन्हें तेजी लाने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि साझेदारी करनी आवश्यक है और मालिक नौकर के इस रवैये को खत्म करने की जरूरत है। तो ये विक्रेता चयन के बारे में नहीं होता, ये साझेदारी के चयन के बारे में होता है ना। इसलिए तेजी से फिनटेक को संस्थानों, मौजूदा संस्थानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, धन और तकनीकी खिलाड़ियों, बड़े नेटवर्क इत्यादि के साथ काम करना पड़ रहा है या करना चाहिए। ठीक है, और फिर हम इन सभी चीज़ों को एम्बेडेड फाइनेंस के इर्द गिर्द रखते हैं। आप जानते हैं, खुदरा विक्रेता और एयरलाइंस और अन्य लोग जाग गए हैं और कहाँ हैं। अरे आप जानते हैं, हम अपनी ग्राहक यात्रा में थोड़ा भुगतान, थोड़ा उधार, थोड़ी बचत, कुछ भी क्यों नहीं शामिल करते हैं। आप लोग बैंकों के साथ बहुत काम करते हैं और सच्चाई से कहें, आप जानते हैं मास्टर कार्ड का इतिहास बैंकों के साथ काम करने का था, या तो जारी करने या अर्जित करने के पक्ष में, या जो भी अन्य चीज़ें आप लोगों ने की थी। क्या आप अब भी देख रहे हैं कि बैंक फिनटेक्स को पर्याप्त रूप से गंभीरता से ले रहे हैं, या यह अब भी ऐसा है कि हाँ वे आसपास हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे अगर हमें ज़रूरत है तो, या नहीं? क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो मैं दोनों को देख रहा हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं, बैंकों की दोनों श्रेणियां मौजूद हैं। वैसे बैंकों की 3 श्रेणियां हैं। ऐसे बैंक हैं जो बड़े और भूखे हैं, और मैंने उन्हें देखा है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि वे कौन हैं। उन्हें पता है कि वे कौन हैं। वे बहुत आक्रामक हैं, और मैं उन्हें त्योहारों में देखता हूं जहां वे आसपास देख रहे होते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं। टेक उद्यमियों और फिनटेक उद्यमियों से बहुत निश्चित प्रश्न पूछते हैं और बहुत उत्सुक होते हैं। उनमें से कुछ ने यहाँ तक VC कॉर्पोरेट फंड्स भी स्थापित कर दिए हैं, जैसा कि आप शायद जानते हैं। अन्य बैंक थोड़े अधिक हैं। मान लीजिए, रूढ़िवादी पक्ष पर अभिमानी शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन रूढ़िवादी पक्ष पर कहते हैं, नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम अपने रोड मैप से खुश हैं, हमारे ग्राहक खुश हैं, हम अपने आप को नए जोखिमों में उजागर नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि यह एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। और आप जानते हैं, हम नहीं सोचते कि हम इतनी जल्दी विघ्नित हो रहे हैं कि हमें आज ही प्रतिक्रिया करनी हो। और ये बड़े बैंकों की 2 श्रेणियां हैं। फिर वहाँ मध्यम और छोटे आकार के बैंक हैं जो मैं कहूँगा, और आप उन्हें भी 2 श्रेणियों में विभाजित सकते हैं। तो कुछ जो वास्तव में भूखे हैं और सोच रहे हैं कि आप जानते हैं क्या, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बना सकता, मैं इसे तेज़ी से शोषित कर सकता हूँ। और दूसरों को जो बस ऐसे नहीं हैं, जैसे अच्छी तरह से संगठित नहीं हैं, नहीं कह रहे कि वे ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन बस उन्हें अंदर से अच्छी तरह से संगठित नहीं किया गया है ताकि वे कह सकें, मैं कहाँ से शुरू करूँ, जैसे मैं पहले किससे बात करूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे पास एक डिजिटल रोड मैप है, इसे मेरे बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है, या आप जानते हैं पहले से ही जटिल है। क्या मैं अधिक जटिलता जोड़ना चाहता हूँ? मैं नहीं जानता कि मैं इसे कैसे समझूं। तो आप जानते हैं, आप जैसे 4 चौखटों में लोगों को ढूंढते हैं जो चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा है, क्योंकि आपके अनुसार मैं सोचता हूँ कि उद्योग, बैंकिंग उद्योग और फिनटेक उद्योग दोनों ने इसे प्राप्त कर लिया है। आप उन्हें हरा नहीं सकते, उनके साथ एक तरह से जुड़ सकते हैं। फिनटेक अब अधिक खुले हो गए हैं, क्योंकि मुझे याद है, आपको 3, 4 या 5 साल पहले का समय याद है जब आपने एक फिनटेक उद्यमी से बात की थी और उन्होंने कहा था, ओह, मैं उन बैंकों को खत्म करने जा रहा हूँ। हाँ। भैया, मेरा अर्थ है धीमे हो जाओ, ठीक है? और अब वे अधिक ऐसे हैं। आप जानते हैं क्या, मैं बास बनने से खुश हूँ, मैं ऐसा हूँ, ठीक है? बहुत अधिक परिपक्व बयान, सही? तो मैं सोचता हूँ कि अब आप इस बदलाव को देख रहे हैं और बैंकिंग पक्ष पर भी वैसा ही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा संगम है। ठीक है। आपके लिए एक प्रश्न, आप अधिकांश बैंकों के साथ विश्वसनीय भागीदार हैं, सही? हालांकि व्यावसायिक जुड़ाव होने पर कभी भी प्यार और नफरत का रिश्ता हो सकता है।
मास्टर कार्ड वित्तीय सेवाओं की दुनिया में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए और तीसरे पक्ष के माध्यम से न केवल सीधे अपितु सहयोग को उत्तेजित करने के लिए क्या कर रहा है? जैसा कि आपने उल्लेख किया अर्जुन, हमारा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप नहीं, आपको बात का अनुसरण करना होगा। आप वो नहीं कर सकते जो आप प्रवचन देते हैं, सही? तो हम अंत में एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, और जब हम अपने बैंकों से कहते हैं आपको ऐसा करना होगा, हमें यह दिखाना होगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, और हमने ऐसा कई प्रतिबद्धताओं के माध्यम से किया है। उनमें से काफ़ी सारे हैं, तो मैं केवल कुछ का ही उल्लेख करूंगा। उदाहरण के लिए, शायद पिछले दशक से हमारे पास स्टार्ट पाथ मास्टर कार्ड नाम की कोई चीज़ थी। आप मास्टर कार्ड से बहुत परिचित हैं। अब तो मुझे निमंत्रण मिलते थे। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम कोविड के दौरान सार्वजनिक प्रभावकारिता में देरी हो गई थी, सच कहूँ तो, लेकिन मुझे लगता है कि हम वापस पटरी पर आ गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये जैसे कि स्टार्ट पथ कहलाता है, क्योंकि ये जैसे कि आप इन उद्यमियों की मदद कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप उन्हें पहाड़ का आकार दे रहे हैं, और हमें वास्तव में चाहिए था कि उद्यमियों और फिनटेक समुदाय और यहाँ तक कि टेक स्टार्टअप समुदाय से संवाद करें और कहें, देखो, क्या आपके पास ऐसे समाधान हैं जो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? और हम सिर्फ बैंक नहीं कह रहे हैं, वैसे हम ऐसी किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं जो वाणिज्य समस्या का समाधान कर सके। और जब आप याद करते हैं तो हमारे पास यूएस से ये कंपनी थी जिसे गुडविल कहा जाता है, जो अब भी ट्वीट्स के माध्यम से दान करती है, सही? और इसलिए हमने कहा, देखो, अगर आपके पास वाणिज्य या भुगतान से संबंधित कुछ भी समाधान है तो हम आपके भागीदार हैं। हमारे पास हज़ारों फिनटेक आवेदन आए हैं, हज़ारों का चयन हुआ है, और वे इस यात्रा पर निर्देशित किए जा रहे हैं। उनमें से अधिकांश वास्तव में अब बड़े पैमाने पर हैं, और हम उन्हें कभी कभी दौरों में भाग लेने में मदद करते हैं, कभी कभी सिर्फ अपने बैंकों और हमारे 25,000 तरह के साझेदार नेटवर्क की पेशकश करते हैं। वह एक और है। दूसरी ओर हमारे पास फिनटेक एक्सप्रेस नामक कुछ है, जहां हम फिनटेक्स के साथ काम करते हैं ताकि उनके ऑनबोर्डिंग को तेज किया जा सके, या किसी प्रकार से उनके एपीआई को इंजेस्ट करने जैसा, या उन्हें हमारी इकोसिस्टम में लाकर और उनकी मदद करके, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या वाणिज्यिक संरचना बनाने में, जिससे हम अपने बैंकों को उन्हें तेजी से इंजेस्ट करने में मदद कर सकें। इस तरह से बैंक अब एक प्रकार के बड़े फिनटेक्स के प्लेथोरा से चुन सकते हैं, जो कि स्टार्ट पाथ। फिनटेक एक्सप्रेस हमारे बैंकों को बहुत ही निर्दिष्ट समाधान और समस्याओं के लिए समाधान करने में मदद करता है। तो उदाहरण स्वरूप, ये ने हमें पिछले कुछ वर्षों में टोकनाइजेशन के बढ़ते चरण के दौरान मदद की। फिनटेक एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे पास विशेष भागीदार थे जो बैंकों के लिए उस समस्या का समाधान कर सकते थे। तो अब जानते हैं, ये वास्तव में हमें चीज़ों को तेज करने में मदद की। और हमारे पास बहुत सारे अन्य कार्यक्रम हैं, एक्सेलरेट कार्यक्रम आदि। तो हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं। ये एक तरह से जुड़ाव, तैयारी, वितरण और सेवन के पक्ष पर है। लेकिन हमने भी, आपको पता है, फिनटेक समुदाय में काफ़ी निवेश किया है, और हाल ही में आपने शायद हमारी घोषणा आगे के उद्यम के साथ सुनी होगी। हमने उनके साथ बहुत निकटता से साझेदारी की है। हमने उनके पहले फंड में थोड़ा पैसा डाला था, और हम चाहते हैं कि, आपको पता है, वह जगह विकसित हो। हम भाग लेना और मार्गदर्शन करना चाहते हैं, सही? क्योंकि वहाँ बहुत सारे, आप जानते हैं, आप अवश्यंभावी विचारों के पीछे पैसा नहीं डालना चाहते, तो हम वह जगह भी मार्गदर्शन और सहायता करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फिनटेक में भी निवेश किया है। हाइपरपे कुछ साल पहले से एक था, और पाइपलाइन में कुछ अन्य भी हैं। हम हमेशा, आप जानते हैं, वहाँ भाग लेते हैं जहाँ हमें लगता है कि एक रणनीतिक इरादा है जो हमारे रेल और हमारी तकनीक को भी चालू रखने के लिए अनुरूप है, और एक पारिस्थितिकी तंत्र और वास्तव में एक समस्या के लिए समाधान खोजने में मदद करता है। तो उदाहरण के लिए, इस मामले में हाइपरपे हमारे लिए एक शानदार साझेदार था, और वास्तव में सऊदी अरब में गेटवे व्यापार को पकड़ने में और अब क्षेत्र में विस्तार कर रहा था। मुझे लगता है कि हमने अभी हाल ही में पेमॉब के साथ कुछ इस तरह का काम किया था, और अफ्रीका भर में लाइन में कुछ और भी हैं जिसे हमने हाल ही में किया था। उदाहरण के लिए, यदि आपने एमटीएन के बारे में सुना है। हाँ, और हम निरंतर ऐसे खेलों की तलाश में रहते हैं, सही? अंत में मुझे लगता है कि हमारे सबसे साहसिक कदमों में से एक मूल रूप से अत्याधुनिक नवाचारों को प्राप्त करना है, सही? जैसे हमने ब्राइट्रियन के साथ 10 वर्षों तक काम किया है, और फिर हमने उन्हें हासिल कर लिया है। वे हमारे तरह के उन्नत मशीन लर्निंग एआई प्लेटफॉर्म हैं जिनका लगभग किसी भी चीज़ के लिए उपयोग किया जा सकता है, सही? रिस्क रेकॉन के साथ भी यही बात है, न्यू डेटा के साथ भी यही बात है। तो हम हमेशा ऐसे सभी तरह के गंभीर रूप से शानदार फिनटेक की तलाश में रहते हैं। बड़ा सही। उदाहरण के लिए सीरीज सी, सीरीज डी। और अगर हम सोचते हैं कि उनके लिए बड़े पैमाने का खेल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम पैमाने के व्यवसाय में हैं, तो हम पूरी तरह से खुश हैं। आप जानते हैं, एक अधिग्रहण पर विचार करें। तो फिर मुझे 1 सेकंड के लिए मास्टर कार्ड मोड से बाहर की जांच करने दीजिए। तो यकीनन मेरा मतलब है, विश्व स्तर पर, शायद क्षेत्रीय स्तर पर भी हमारा समय बहुत अच्छा नहीं रहा है।
फिनटेक में उद्यम पूंजी निवेश के मामले में ये सबसे खराब वर्ष रहा है। और वास्तव में जब आप 3 या 4 खिलाड़ियों के साथ कुछ मेगा राउंड लेते हैं तो मध्य पूर्व बहुत खराब दिखने लगता है। चाहे वह टैबी हो या तमारा या MTN हलान, आप तस्वीर से उनका पैसा निकाल लेते हैं। साथ ही मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ धूम्रपान दर्पण हैं जो इसे नहीं देखते हैं। वहाँ बहुत सारे आड़न द्वार हैं और वास्तव में वे आड़न देने के लिए आड़न थे, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये VC दुनिया में है। किसी भी मामले में ये इस समस्या को हल करने के बारे में नहीं है कि लोग डेटा की व्याख्या कैसे करते हैं। जब आपने बाजार में इस तरह का बदलाव दिखाया तो आप इस सब में क्या देखते हैं? फिनटेक इस तथ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि आप जानते हैं उन्हें पदधारियों के साथ काम करने की ज़रूरत है, पदधारियों को बेहतर संगठित होना होगा, लेकिन शायद उतनी गति से नहीं जितनी वे कर सकते थे। सही? कुछ बहुत साफ सफ़ेद क्षेत्र मौजूद हैं। आप कहाँ देखते हैं? क्या हम 2024-2025 में उद्यम पूंजी डॉलर में पूर्ण उछाल देखते हैं? क्या हम खर्च की समतलता देखते हैं? क्योंकि यदि मैं आज एक VC हूं तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अधिक असहज हूं, क्योंकि आप जानते हैं मूल्यांकन नीचे हैं। आप जानते हैं आप उतने यूनिकॉर्न नहीं बना पा रहे हैं जितने आप बनाना चाहते थे। और ईमानदारी से कहें तो अधिकांश VC इसमें शामिल होना चाहते हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मैं नहीं जानता कि इनमें से कितने VC को यह भी पता है कि वे किस प्रकार के व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं, है ना? बहुत सच्ची बात। मेरा मतलब है आपने बहुत सी चीज़ों को छुआ है और कभी कभी भविष्यवाणी करने में सक्षम होना बहुत कठिन होता है क्योंकि इतने सारे गतिशील भाग होते हैं। तो शायद आइए आप और मैं गतिशील भागों पर विचार करें। यदि आप पिछले कुछ वर्षों को देखते हैं, मेरा मतलब है यदि हम बस एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो देखें जो सबसे सफल VC थे उनमें से बहुत बहुत कम ने, यदि कोई, अपने नए फंड के लिए एक फंड रेजिंग दौर पूरा किया है। हाँ, कुछ ने कुछ सफल आंशिक बढ़ोतरी की है, कुछ आप जानते हैं ये सोच रहे थे कि वे कहाँ हैं। इसलिए यह सवालिया निशान है कि पैसा कहाँ है, और शायद यह दर पर्यावरण और पूंजी की लागत के कारण है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि बहुत सारे, आप जानते हैं, शुष्क गोलार्ध बहुत कम जोखिम वाले एसेट्स में बैठ रहा है, तो वहां वह है। अब ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या निवेशक धीरे धीरे बाहर निकलने और अन्य नई संभावनाओं की तलाश में अधिक उत्साही होंगे। तो ये एक तरफ है। मान लीजिए कि मांग पक्ष पर है। आपूर्ति पक्ष पर, यदि आप पिछले कुछ वर्षों में फिनटेक निवेशों के संदर्भ में हमने जो वर्णन किया है उस तरह के खूनी संघर्ष को देखें, और VC पैसे के साथ क्या हुआ, लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है रुको, हमने कुछ वास्तव में शानदार दांव लगाए। वह शानदार लग रहे थे क्योंकि वे एक स्केल बाजार में काम कर रहे थे। अरे रुको, मीना कोई स्केल बाजार नहीं है, अफ्रीका एक बड़ा बाजार नहीं है, साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया भी। ये स्केल मार्केट नहीं है। मेरा मतलब है प्रत्येक बाजार अपने आप में बहुत सीमित है। और दूसरी बात, जब आप एक प्रौद्योगिकी या एक अवधारणा को पासपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको विनियामक बाधाएं, आपकी प्रौद्योगिकी बाधाएं, आप जानते हैं अनशोधित बाधाएं लगती हैं। मुझे लगता है पासपोर्टिंग की अवधारणा मेरे लिए बस, आप जानते हैं, ये बस एक शब्द है जिसे हमें बस पार्क करना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि VCs शायद ने अपना पहला पाठ सीख लिया है कि रुको, अरे हमें उन व्यवसायों के पीछे जाना चाहिए जो पासपोर्ट करने योग्य हैं। अब ये क्या होंगे? ई-कॉमर्स, B2B, आप जानते हैं, गैर विनियमित प्रवाह और गतिविधियां। लेकिन ये कहीं अधिक विशिष्ट है ना? और जो खिलाड़ी इनमें भाग ले सकते हैं वे कहीं कम होंगे। इसलिए अगर हम यह मान लें कि चयन के मामले में VC पक्ष में कुछ परिपक्वता होगी, तो हमें आपूर्ति पक्ष या आप जानते हैं फिनटेक से बाहर भी खोजने की ज़रूरत है। कुछ फिनटेक उन अवसरों को ढूंढने और उनका पीछा करने में सक्षम है। और कठिनाई यह है कि यदि आप किसी विशिष्ट स्थान में खेल रहे हैं, मान लीजिए कि आप OTA क्षेत्र में खेल रहे हैं, ठीक, और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर है, OTA अंतरिक्ष। यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में OTA में बड़े हैं तो ज़रूरी नहीं कि सऊदी में OTA में बड़े हों, ज़रूरी नहीं कि नाइजीरिया या केन्या में भी बड़े हों। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढना भी इतना आसान नहीं है जो बाजार में जगह बनाने में सक्षम हों। तो यहाँ आपूर्ति पर एक प्रकार का सवाल है, अगली बड़ी चीज़ क्या होगी, और उन्हें चुनना वास्तव में बहुत कठिन होगा। मांग पक्ष पर यह सवाल रहेगा कि पैसा प्रवाहित होगा और कब। आप जानते हैं, जब ब्याज दरों में कटौती शुरू होती है, क्या ये बाद में होगी? तो हम आपकी बात को एक छपटेपन की तरह देख रहे हैं और फिर 26 में उछाल दिखना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि कुछ फिनटेक की फ्लशिंग और सफाई के संदर्भ में ये काम नहीं करने वाला है। आइए ईमानदार रहें और उन्हें आगे बढ़ना होगा और शायद अधिक नए पैसे वगैरह की तलाश करनी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 समीकरण जो हैं, आप जानते हैं, अपने पैर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और जब धूल ठहर जाती है तो मैं शायद कुछ ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जिसके बारे में हम 18 से 24 महीने में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे 2 सवाल पूछने जा रहा हूँ और एक वास्तव में एक निश्चित प्रश्न है। तो मैं लगभग 1 महीना या शायद 2 महीने पहले मैंने बैठकर बात की थी, आप जानते हैं, जिसे मैं वेंचर कैपिटल के संदर्भ में क्षेत्र के एक श्रेष्ठ दिमाग मानता हूँ। वे निधियों के कोष की भूमिका अधिक निभाते हैं, सही? और मैंने एक बहुत सरल प्रश्न उठाया।
मैंने कहा, आप जानते हैं, जबकि हम देखते हैं कि फिनटेक में जो भी निवेश किया जाता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उच्च या निम्न, सही है। केवल फिनटेक फंडों की संख्या बहुत कम है, केवल फिनटेक वीसी को तो छोड़ ही दें। वेंचर सुकूक एक अपवाद है, आप जानते हैं, शायद यहाँ वहाँ एक या दो और होंगे, सही। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा और बहुत ही सरल उत्तर मिला, सौदा प्रवाह कहाँ है, सही। आपने पैमाने के बारे में बात की, लेकिन कोई डील फ्लो नहीं है ना, यह दृष्टिकोण था। और जो बात कही जा रही थी वह यह है कि पर्याप्त विचार सामने नहीं आ रहे हैं। असहमत नहीं हो सकता। सही। ऐसा क्यों है? क्या इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ उद्यमशीलता की प्रवृत्ति का अभाव है? हमारे पास नहीं है, हम सेक्टरों का अत्यधिक विनियमन कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसे वाहन नहीं हैं जो इनमें से कुछ विचारों को स्टार्टअप में प्रकट करने में मदद कर सकें? आपने आगे के उपक्रमों का उल्लेख किया है जो आप जानते हैं एक विचार की तरह लगता है, जो काम करता हुआ प्रतीत होता है। आप कहाँ खड़े होना चाहेंगे? निवेश योग्य शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स की कमी क्यों है? चलो उस शब्द का उपयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता, देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये एक शानदार सवाल है और मैंने शायद इसके बारे में नहीं सोचा होगा। मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन इतनी गहराई तक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत के कारण मुझे प्रेरणा मिल रही है। मैंने हवाई जहाज़ों में बहुत समय बिताया। मैं जानता हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है मैं एक नए उत्तर से प्रेरित हो रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बताता कि ये क्या है। मेरा मतलब है, क्या आपने खुद कुछ शुरू करने के बारे में नहीं सोचा है? मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर हाँ है, जैसे 20,000 बार। हाँ, जब मैं युवा था। बिल्कुल, यही मेरा तात्पर्य है। जब आप युवा थे, यानी अब आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पास वह जोखिम लेने वाली क्षमता नहीं रही है जैसी पहले थी। हाँ। आप देखिए, उनमें से बहुत सारे फिनटेक, मेरा मतलब है, हाँ कोई डील फ्लो नहीं है, लेकिन मैं जिन संस्थापकों से बात करता हूँ उनमें से अधिकांश एक निश्चित आयु वर्ग के हैं। हाँ। दुर्भाग्य से मेरा और आपका हाँ। नहीं। और वे लोग, यदि आप इसे केवल आपूर्ति मांग की चीज के रूप में सोचते हैं, तो आज मध्य पूर्व में अधिकांश प्रतिभाओं को कौन नियंत्रित कर रहा है? या तो सीधे क्योंकि आप सरकार के लिए काम करते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि आप सरकार के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि आप सरकार के लिए बेचते हैं। तो हम जैसे तैसे सभी लगभग एक ही सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अब भारत, अमेरिका या चीन जैसे बाजारों में यह बात नहीं होती, जहां सरकार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के 60% को रोजगार नहीं देती, शायद अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार खराब है, मैं कह रहा हूं कि सरकार अच्छी है, खासकर दुनिया के इस हिस्से में, क्योंकि एक तरह से वे प्रतिभाओं को वित्त पोषित कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य पूर्व में पर्याप्त दबी हुई मांग है या प्रतिभा का एक बड़ा पूल है जिसके पास जाने और देखभाल करने के लिए कोई जगह नहीं है। और एक ही समय में ऐसे बहुत से विचार नहीं हैं जिन्हें अन्वेषित नहीं किया गया हो। और यह नहीं है कि ईमानदारी से अगर आप इसके बारे में सोचें, तो जो भी अन्य जगह यूनिकॉर्न बन गया है उसे इस दुनिया के इस भाग में किसी ने अन्वेषण किया है। तो यहाँ से नए विचार निकल कर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाजार इतना बड़ा नहीं है। तो वहाँ बहुत सारे व्हाइट कैप नहीं है। और वैसे ये पूरी तरह से मेरा 0.02 है। और अधिकांश प्रतिभाएं बेहतर वेतन वाले, ऐसा कहें कि जोखिम मुक्त करियर पथों में बंद है। मुझे लगता है कि मैं सहमत हूं, और मुझे लगता है कि आपको कुछ समझना होगा। आप जानते हैं, जिस तरह से दुनिया के हमारे हिस्से में विफलता प्रकट होती है, जहां हम रहते हैं, वह दुनिया के दूसरे हिस्से की तुलना में बहुत अलग है। बहुत ज्यादा नहीं। आप जानते हैं, ये एक सांस्कृतिक बात है, ये बदल रहा है। हाँ, ये बदल रहा है। और आप जानते हैं, आज सुबह मैंने वास्तव में एक दिलचस्प लेख पढ़ा जिसमें कहा गया था कि महिला संस्थापकों को पिछले वर्ष की तुलना में पिछले के पिछले वर्ष कम वित्त पोषण मिला। और ईमानदारी से कहूँ तो ये सही बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए बेहतर तंत्र बनाने की ज़रूरत है। और मैं नहीं जानता कि आप उस तरह के भय को कैसे कम करते हैं। मेरा अनुमान है, यह मुझे चर्चा के अंतिम खंड में ले आता है, जिसे आपने और मैंने शुरू करते समय बहुत अच्छी तरह से रखा था, जो कि आप जानते हैं सरकार और नियामकों की भूमिका है। निश्चित रूप से। तो आप जानते हैं, जब मैं स्कूल जाता था, मेरा मतलब है कॉलेज या मेरी मास्टर डिग्री, आप जानते हैं सेंट्रल बैंक, आपके मन में दो विचार आते थे। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति ने देश की रक्षा की। ये सुनिश्चित किया कि आप जानते हैं उपभोक्ताओं का ठगा नहीं जा रहा था। उपभोक्ताओं का ठगा नहीं जा रहा था। आप आ जाए और आपके पास नियामक हैं जिनके पास जनता आधारित आधारभूत यातायात साधन है ना। आप जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे व्यवसाय खोले हैं। सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण को देखिए। आप जानते हैं, मैं हर दिन एक ऐसे व्यवसाय के बारे में सुनता हूं जो उन्होंने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण से शुरू किया है। कल रात वास्तव में मैं एक ऐसे मंच से बात कर रहा था जिसके बारे में मुझे लगता है कि मास्टर कार्ड में आंशिक रूप से निवेश किया गया है। इसका नाम एपेक्स है, ठीक, जो है, मुझे लगता है यह टेमासिक और मास्टर कार्ड की एक वाहन है। और मैं वहाँ के CEO से बात कर रहा था, और आप जानते हैं वो जन समूह से निकला था। और मुझे लगता है कि ये ECB ही था जिसने इसे इंक्यूबेट किया था।
हम यहाँ ऐसी ही चीज़ें घटित होते देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक, मैं आपको इस बात में नहीं डालूंगा कि क्या हम अधिक नियामित या अनियमित हैं, लोग इसे आत्मनिर्धारित कर सकते हैं। आप नियामक और सरकार को क्या भूमिका निभाते हुए देखते हैं, जो वास्तव में अधिक संपन्न, टिकाऊ और थोड़ा अधिक, अगर मैं कहूँ, स्वदेशी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है? मुझे वह शब्द पसंद है, फेनेटिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो न केवल मुझ पर आधारित है। देखिए, यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका एक दार्शनिक पहलू भी है जो सामान्य तौर पर सरकार की भूमिका और सरकार की अवधारणा का विकास है, आप जानते हैं, व्यापक संदर्भ में। और मेरा मतलब इससे यह है कि मैं एक तरह से इतिहास का शौकीन हूँ और मुझे चीज़ों को बहुत लंबे समय तक देखना पसंद है। मेरा मतलब है, सबसे लंबे समय तक सरकार केवल एक जनजाति नेता और लोगों की रक्षा के लिए एक सेना थी, और आर्थिक तंत्र उस सेना के लिए भुगतान करने और सुरक्षा के लिए भुगतान करने में सक्षम था। और फिर समय के साथ यह विकसित हुआ और सुरक्षा के लिए भी भुगतान करना पड़ा, लेकिन व्यापार मार्गों के लिए भी भुगतान करना पड़ा। तो क्या आप मुझे सुविधा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं? मैं अपने माल को अगले राज्य में बेचता हूँ और ऐसे ही चलता रहता है। और फिर आप अगले साम्राज्य का अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेते, और फिर आप जानते हैं, अगले साम्राज्य का एक तरह का M&A करते हैं और इसे हमारे साथ जोड़ते हैं, और फिर हम आपके बिंदु पर और अधिक प्रकार के स्वदेशी प्रवाह बनाते हैं, और शायद केवल 150-200। मेरा मतलब है, फ्रांसीसी क्रांति ने वास्तव में उस प्रणाली को तोड़ दिया और उसने गणराज्य की अवधारणा को पेश किया, जो थोड़ा अधिक जटिल है, और उससे लोकतंत्र निकला, जो और भी अधिक जटिल है। और मुझे लगता है कि हम समय से थोड़ा पीछे और अधिक सफल होने की ओर जा रहे हैं। एक परोपकारी नेता है जो लोगों का ख्याल रखता है और जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के आयोजन में सहायता करता है, जिसे आप जो भी कहें, देश, साम्राज्य, मुझे परवाह नहीं है कि हम इसे क्या कहते हैं, एक स्वदेशी प्रणाली का, चलो इसे कहते हैं, या एक अंतर्निहित प्रणाली, और अन्य समान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संपर्क और गलियारे और व्यापार प्रवाह और व्यापार संबंध बनाने में मदद करता है। अब अगर आप सरकार को मुख्य रूप से उस भूमिका के रूप में सोचते हैं, तो किसी तरह सरकार की एक भूमिका निभाने के लिए है, उत्प्रेरक होने के नाते, और हमेशा से उत्प्रेरक रही है ना? नवाचार आमतौर पर हमेशा शासकों, राजाओं और सम्राटों द्वारा वित्त पोषित होते थे और ऐसे ही चलते रहे। आज यह आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है, हालांकि इसका अधिकांश निजी क्षेत्र से आता है। और मुझे लगता है कि हम एक तरह से थोड़ा उलटफेर देख रहे हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के वास्तुकार के रूप में लगभग एक मालिक और पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रक के रूप में सरकार के पास वापस जा रहे हैं। अब दुनिया के सफल हिस्सों में बहुत अधिक डिजिटल, बहुत बेहतर वित्त पोषित, जहां उन्होंने एक साथ काम किया है, या जहां कुछ हद तक आर्थिक उछाल आया है, आप जानते हैं, भूवैज्ञानिक संबंधित प्रकार। और प्रश्न यह है कि उस संदर्भ में सरकार की भूमिका क्या है, और मैं इसके बारे में ऐसे ही सोचता हूँ। तो अगर मैं, उदाहरण के लिए, अगर मैं इसे दुनिया के इस हिस्से पर प्रोजेक्ट करूं, तो मेरे दिमाग में सरकार अगले कुछ दशकों तक, यदि अधिक नहीं, तो सरकार अवश्य नवाचार की गति के ट्रेंड सेटर और सबसे आगे रहने वाले की भूमिका निभाती रहेगी। और हमने इसे पिछले दशक और उससे अधिक समय तक अवश्य देखा है। हाँ, हमने इसे सऊदी अरब में देखा है, हमने इसे देखा है, माफ़ कीजिए, UAE में, हमने वास्तव में इसे अधिकांश GCC में देखा है, और अब ये किसी प्रकार से, आप जानते हैं, आप इसे थोड़ा बहुत मिस्र में देख रहे हैं और थोड़ा पाकिस्तान में देख रहे हैं। और सवाल ये है, जब मैं निजी क्षेत्र की बात करता हूं, तो यह हमेशा और विशेष रूप से निजी क्षेत्र से होता है, लेकिन ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं और कहती हैं, देखिए, हम आपको थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, या आप हमारी गति को सीमित करने में मदद कर सकते हैं, और इस तरह का तनाव बना रहता है। ये सकारात्मक तनाव है क्योंकि ये कम से कम सही दिशा में है, वह हम देख रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि यदि सरकार अधिकांश नवप्रवर्तन कर रही है और अधिकांश संगठन इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो वे हमेशा, आप जानते हैं, सवाल ये है कि क्या वे अपने लाभ के लिए विनियमन का उपयोग करेंगे, या वे प्रवृत्ति स्थापित करेंगे लेकिन दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसे मैं सोचता हूं कि सरकारें नज़रअंदाज कर रही हैं, है ना? और मुझे लगता है कि वे प्रगति दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और मैं जानता हूं कि वे अच्छी नीयत से भरे हुए हैं, जैसा कि वे कहते हैं, लेकिन एक ही समय में वे निजी क्षेत्र पर प्रभाव को नहीं देख रहे हैं, अभी तक नहीं। न तो अच्छा और न ही बुरा। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां एक अच्छा मॉडल है, वहां एक खराब मॉडल है। आप जानते हैं, ये वही है जैसा है, और इतिहास खुद लिखेगा। लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉडल सरकार और देश के दर्शन से तय होगा। यदि यह एक हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था, नियामक और दर्शन निर्माण की तरह है, तो राजनीति और संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, और आप जानते हैं, नागरिक अधिकारों और न जाने क्या क्या, अधिक उदार,
यह अधिक निजी क्षेत्र की दिशा में जाएगा। अपने आप को एकत्रित करना होगा, और यदि निजी क्षेत्र एकजुट होकर काम नहीं करता है तो आप देखेंगे, आप जानते हैं, सरकारें सामने हैं। यदि वे सक्षम हैं, और कुछ सक्षम हैं, कुछ बहुत सक्षम हैं, और कुछ पूरी तरह से अक्षम हैं, जो गति निर्धारित कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और दुर्भाग्यवश यह निजी क्षेत्र की क्षमता पर अनुकूल प्रभाव डालेगा ताकि वह पाई का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त कर सके। और देखो, वहां कोई सही या गलत मॉडल नहीं है। नहीं, मेरा मैं मतलब सोचता है- हूँ आपने इसे ठीक से समझाया है, मुझे बात पसंद आई। ये स्वस्थ तनाव है क्योंकि ये सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, तो ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न ये है कि आपके नवाचार की गति कितनी है, सही है ना? और दरअसल आपके साथ सच्चाई बताते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं कि नवाचार की गति उस राष्ट्र के अनुसार स्वयं को समायोजित करती है जिसमें यह मौजूद होती है। 100%। ठीक, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे लोग भी होंगे जो पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई देश बनना चाहता है। आप जानते हैं, वह पूरी कहावत वैसे तो बस जारी है, उस पर चढ़ जाओ, और अगर आप उस पर नहीं चढ़ते आप बाहर हैं। ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्र कैसे चलते हैं। और मुझे लगता है कि 1980 और 90 के दशक में जब हम इसे पढ़ते थे तो बहुत अच्छी पाठ्य पुस्तकें हुआ करती थीं। और मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैंने वास्तव में उनमें से किस संगठन में काम किया था जहां दीवार पर हमारी वह तस्वीर थी, जो वास्तव में काफ़ी, ईमानदारी से कहूं तो अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये वास्तव में अधिक निराशाजनक था। इसके बजाय ये प्रोत्साहित या प्रेरणादायक था। लेकिन किसी भी स्थिति में आप जानते हैं, हम उस स्कूल से गुजरते हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार इस पूरी वित्तीय प्रौद्योगिकी की दुनिया के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और इसे निभाना चाहिए। मैं सोचता हूं आप जानते हैं, आपने AI शब्द से शुरुआत की थी। मैं सोचता हूं कि AI का, आप जानते हैं, बहुत बड़ा वादा है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा इसलिए हमें अज्ञात भी। सरकारों की जरूरत है, और हमें कम से शासन कम की ये आवश्यकता भिन्न है, होता और है। इसलिए शायद सर्वश्रेष्ठ शासन सरकार से ही आ सकता है ना? बिल्कुल। क्योंकि ईमानदारी से कहें तो दुनिया तेजी से भौतिक होती जा रही है ना? 90%। और वहां कुछ जांच और संतुलन होना चाहिए। और यदि सरकार को कोई भूमिका निभानी है तो आप जानते हैं, कृपया ऐसा करें। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, मेरे लिए वित्तीय समावेशन से अधिक मुझे लगता है कि भविष्य तकनीकी समावेशन का होने जा रहा है, 100%। क्योंकि आप अमीर और गरीब की दुनिया बनाने जा रहे हैं, है ना? और ये कठिन होने वाला है क्योंकि कोई भी बैंक खाता आपको उस मोड़ तक आने में मदद नहीं करेगा, है ना? मैं लगभग 18 महीने या 2 साल पहले इस बहुत ही दिलचस्प बातचीत के साथ बैठा था जहां ये व्यक्ति माता पिता के एक समूह से बात कर रहा था। या आप जानते हैं, वह सिलिकॉन वैली का एक प्रमुख व्यक्ति है। और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मैं उन बच्चों के बीच भविष्य देखता हूं जो कोड करना जानते हैं और कोड करना नहीं जानते। बिल्कुल। और ईमानदारी से बताते हुए ये वास्तव में बहुत डरावना था। मैं बिल्कुल, आप जानते हैं, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि दुनिया थमने वाली है ना? आशा है नहीं। निर्माता और उपभोक्ता, वाह, ये हो सकता है। यह एक अतिशयोक्ति है, लेकिन मुझे वह दृष्टिकोण पसंद है। देखिए, अंत में चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि आप सही हैं। बहुत अधिक जटिल है। AI आ रहा है। मैं सोचता हूं कि प्रौद्योगिकी समावेशन का कोई रास्ता नहीं है। मतलब अगर कोई, जैसे उसका नाम क्या है, कोबे ऐसी संवेदनशील बन सकता है, और वह मूल रूप से आप जानते हैं, वह टेबल साफ कर रहा था और रेस्तरां में काम कर रहा था। मैं सोचता हूं कि यही वास्तविक चित्र या उदाहरण है तो कि हम सभी कहां जा रहे हैं। कर सकती ये लोकतंत्रीकरण करेगी, और ये, आप प्रौद्योगिकी से भाग नहीं सकते। आपको अंततः शामिल किया जाएगा, है ना? डिजिटली शामिल। और इसलिए मैं सोचता हूं कि ID सरकारों के लिए लोगों को शामिल करने और उन्हें इकोसिस्टम में ले आने का पहला तरीका होगा। आगे क्या होगा, हम डिजिटल दुनिया में वही बाजार अर्थशास्त्र घटित होते देखेंगे जो हम भौतिक दुनिया में देखते हैं। हमें एक फिजिकल दुनिया मिलने जा रही है, हम सभी ये जानते हैं। और इसका कारण ये है कि हमें सरकारों को आवश्यकता होती है ताकि वे नियमावली और शासन दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, क्योंकि जब AI और डेटा इतना प्रचलित हो जाता है तो अपने डेटा की अपनी तरह व्यक्तिगत अधिकारधीनता होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वह कौन होगा जो हमें इससे बचाएगा? अगली AI कंपनी से आपकी सुरक्षा कौन करेगा? कौन आने वाला है और कौन घुसपैठ करने वाला है और सचमुच आपका डेटा चुराने और उसे किसी तरह बेचने की कोशिश करने वाला है, या आपको कुछ सामान बेचने वाला है, क्योंकि वे आपके बारे में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूं कि सरकारें अगले कुछ वर्षों में संपूर्ण डेटा गोपनीयता, डेटा प्रबंधन, डेटा स्वामित्व, आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के नियामक प्रश्नों को सुलझाने में बहुत व्यस्त रहेंगी, और मैं वहां भूमिका अधिक देखता हूं। आशा है कि यह उन्हें निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र की भूमिका अवसर बनाने की है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इकोसिस्टम को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा करने में मदद करने की है। तो मुझे लगता है कि हम एक परिवर्तन देख रहे हैं। विनियामकों का डिजिटाइजेशन उन्हें आज प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे रहा है, लेकिन मैं भविष्य में सोचता हूं जब उन्हें एहसास होगा कि उनके संसाधनों का उपयोग वहां बेहतर तरीके से किया जाएगा,
जहां उन्हें होना चाहिए, जो कि सुरक्षा, संगठन, प्रोत्साहन, दंड आदि है। मुझे लगता है कि चीजें फिर से आकार लेंगी और अगले युग में हमारी प्रजाति जिस भी दौर में जाने वाली है उसी में होगी। मुझे लगता है कि ये खत्म करने के लिए एक बेहतरीन जगह है ना? ये खत्म करने के लिए काफी गहन जगह है। ठीक है जेके, आने के लिए धन्यवाद। एक शानदार वीकेंड बिताएं। आप भी। और ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, सीजन में पहला व्यक्ति होने के लिए धन्यवाद। तो अवसर आप देने के जानते लिए हैं धन्यवाद। हम इस सीजन में 39 या शायद 38 या 40 अधिक एपिसोड लाएंगे, लेकिन आप जानते हैं हम छू लेंगे और हम आधार को छू जल्द ही लेंगे। और बातचीत होगी। आने के लिए धन्यवाद। यानी एक खुशी थी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। तो दर्शकों, ये तीसरे सीजन की पहली एपिसोड थी। मेरे पास जेके खलील थे, जो मास्टरकार्ड के जीसीसी और पाकिस्तान के जनरल मैनेजर हैं। जैसा कि आपने देखा, बातचीत बस फिनटेक या भुगतान से बहुत आगे चली गई थी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि आप जानते हैं वित्तीय प्रौद्योगिकी की दुनिया अब हर जगह है, और मुझे ये कथन बहुत पसंद है कि प्रत्येक कंपनी किसी न किसी रूप में फिनटेक है या बनेगी। मुझे लगता है कि प्रौद्योगिकी अपने आप में हम में, हमारी आजीविका में, हमारे वाणिज्य में किसी भी तरह से प्रवेश कर रही है। तो इसके साथ अगले एपिसोड तक अलविदा, फिर मिलेंगे।